हेलो देयर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने एडामिक्स की सीरीज़ को। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया क्या था? लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे पैरेलल मेथड्स की, और हम अटक गए थे किस चीज़ पे जाकर, वोर्टेक्स मेथड के ऊपर। हम बेसिकली उसको ना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए थे। मतलब उसके लिए हमें दिखा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस लगेंगी, बहुत सारा मैथ्स लगेगा, और हमें कोई एनालिटिकल तरीका नहीं मिला था उस चीज़ को सॉल्व करने का। तो आज हम बेसिकली उसी के ऊपर आगे फर्दर बात करेंगे और एक ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग उस कंडीशन को भी बड़े आराम से सॉल्व कर पाएँ, जिसको हम बोलते हैं थिन एयरफॉयल थ्योरी। तो बेसिकली उससे पहले हम लोग क्या करें थे, एक बार ना पूरा ऊपर रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम 12वें लेक्चर पर आ चुके हैं। तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पता कि यार एरोडायनामिक्स होती क्या है। फिर हमने बात की थी कि यार हम एयर को स्पेसिफिकली क्यों स्टडी करते हैं। फिर हम फ्लो वेरिएबल्स पर गए थे, फिर हम लोग फोर्सेस पर गए थे, फिर हम लोगों ने डी डायमेंशन के ऊपर भी बात की थी। तो वो सब तो चलो एक तरफ हो गया। उसके बाद हमने एक्चुअली स्टार्ट फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी, हुई थी यहाँ से, जहाँ से हम लोगों ने कंजर्वेशन इक्वेशंस एंड अजम्पशंस के ऊपर बात करनी स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ फंक्शंस के ऊपर बात की, जैसे कि स्ट्रीम लाइन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस के ऊपर बात की कि बर्नौली एंड लैप्लास। फिर हम लोगों ने एलिमेंट्री फ्लोज सीखे। फिर उसके बाद में उनको बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखा कि कैसे हम कुछ बेसिक शेप्स का फ्लो बेसिकली समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग गए कि हम कैसे एक एरोडायनामिक फ्लो को समझ सकते हैं, जो चीज़ हमें हमें उड़ानी भी है। और आज हम लोग आ चुके हैं किस पर, थिन एयरफॉयल थ्योरी के ऊपर, जो कि एक प्रोडक्टिव मॉडल है, फुली प्रोडक्टिव मॉडल है। देखो लास्ट में हम लोग क्या कर रहे थे कि पूरे सरफेस के ऊपर ना हम एक अपना वर्टेक्स सरफेस ला के रख दे रहे थे, और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। पर एक चीज़ जो है हमें काफ़ी नोट करने वाली है, जिससे जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो है कि जो हमारा लिफ्ट होता है ना, वो जनरेट होता है ड्यू टू कर्वेचर। और कर्वेचर हम लोग निकालते हैं किस चीज़ से, कैम लाइन से। तो अगर हम चाहें ना, तो हम इस पूरे के पूरे उसको जो कन्वर्ट कर सकते हैं एक लाइन में, जो कि हमारी कैम लाइन होगी। और हम उसके ऊपर अगर हम ला के रख दें ना हमारे वोर्टेक्स सरफेस को, और उसे उसको ही हम सॉल्व कर लें, तो हमें बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब सेम ही रिजल्ट मिलेंगे जो हम चाहते थे शुरू से। उसी को हम लोग बोलते हैं थिन एयरफॉयल थ्योरी। वेल, हम इसके अंदर एक और अप्रोक्सीमेशन आज यूज़ करने वाले हैं। वो है कि हम चलो ठीक है, हम लोग अपनी कैम लाइन के ऊपर तो ला के रख दे रहे हैं अपने बेसिकली वोटेक्स शीट को, वो जिसके ऊपर हमने सारे वोटेक्सेस ड्रॉ किए हैं। पर अगर हम कैसा हो कि इस चीज़ को ना अपने कोड के ऊपर ला के रख दें, थोड़ा और आसान हो जाएगा। वेल, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रीज़न इज़ कि जो हमारी हॉरिज़ॉन्टल बेसिकली होती है ना, अपना जो कॉर्ड होती है, जो वो बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू आपके जो वर्टिकल हाइट के मुकाबले। एक एयरफॉइल की वर्टिकल हाइट के मुकाबले आपकी कॉर्ड काफ़ी बड़ी होती है, और क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, तो हम लोग ना इसे इसका इफ़ेक्ट थोड़ा निग्लेक्ट कर सकते हैं। और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पूरी वोटेक्स शीट को कोड के ऊपर ला के रख सकते हैं। और जैसे हम इसको कोड पे रखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, इस कोड के ऊपर अपने जो वोर्टेक्स है ना, उसको सॉल्व करके एक स्ट्रीमलाइन डेवलप करेंगे, फंक्शंस डेवलप करेंगे, और उसका यूज़ करेंगे लिफ्ट एंड सर्कुलेशन जैसी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने पिछली बार किया था ना, कि हमने अपने अपने सरफेस के ऊपर एक वोर्टेक्स शीट ला के रख दी थी, उसको सॉल्व किया था। हम कुछ कुछ वैसा ही करने वाले हैं। हमने अपने कोड के ऊपर अपनी वोर्टेक्स शीट रख दी है, और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे सीधा अपनी बाउंड्री कंडीशंस पर। और बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था कि हमने फ्री स्ट्रीम के लिए अलग से वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, वोर्टेक्स कंडीशंस के लिए अलग से कैलकुलेट की थी, और फिर दोनों को सम करके ज़ीरो किया था। हम उसी तरीके से जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं अपने फ्री स्ट्रीम कंट्रीब्यूशन की तरफ। तो देखो अब सीन क्या है कि इसमें ना ये मान लो ये आपकी कोड लाइन है, ठीक है। लेट्स चेंज द पेन। ये आपकी कोड लाइन है, और ये कोड लाइन जो है किसी एंगल अल्फ़ा पे, मतलब अटैक ऑफ एंगल जो है ना हमारा, वो है हमारा एंगल अल्फ़ा। यानी कि हमारी स्ट्रीम कुछ ऐसी है, हमारा फ्लो कुछ कुछ ऐसा है, इस टाइम पे इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो आ रहा है, और ये एंगल अल्फ़ा पर है, और ये उस पे जाके टकरा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यार यहाँ पर हम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे बना दें ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे निकाल दें, तो ये एंगल हमारा आएगा अल्फ़ा माइनस थीटा पी। अभी थीटा पी कहाँ से आ रहा है हमारा, थीटा पी बेसिकली इसको हटा देते हैं। थीटा पी आ रहा है हमारा यहाँ से, ये है हमारा एंगल थीटा पी। थीटा पी बेसिकली आप कह सकते हो वेरिएशन है, जो हमारा वाई बेसिकली जो हमारी वर्टिकल हाइट है ना, वो जो हमारी कॉर्ड लेंथ है, उसको डिपिक्ट करता है कि कैसे चेंज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना इस पे, तो हमारा वाई ऐसे चेंज होता है, तो ये उसको डिपिक्ट करता है। तो हम थीटा पी को कैसे निकाल सकते हैं, हम थीटा पी को अलग से निकाल देते हैं। टेन थीटा पी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो हम उसको अलग से निकाल देते हैं, और वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये बहुत छोटे एंगल्स हैं, ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को थीटा मान सकते हैं। तो अगर आगे थीटा पी आया, तो हम थीटा पी की जगह पर क्या रख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ला के रख सकते हैं। एंड क्योंकि इस तरफ से ऐसे टकरा रहा है, और जो हमारा एंगल का डिफरेंस है,
वो हम यूज़ करने वाले हैं। अब उसका अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा और साइन थीटा जो है हमारे वर्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा। तो हमारे लिए हमारा जो फाइनल मतलब वेलोसिटी जो हमारे लिए यूज़ होने वाली है ना, वो बनेगी यू इन्फिनिटी जो कि एक कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय साइन, एंगल है हमारा अल्फ़ा माइनस थीटा पी। अल्फ़ा क्या है? एंगल ऑफ अटैक। और जो हमारा थीटा पी क्या है? थीटा पी बेसिकली हमारा जो उसको डिपिक्ट करता है, हमारा मतलब जो वर्ट इन बेसिकली हमें वर्टिकल हाइट है ना, और जो हमारा कॉर्ड लेंथ है उसके अंदर जो उसका जो रिलेशन है ना, वो उसको डिपिक्ट करता है, जो जो कि हमारा है टी वाई बाई टी एक्स अभी के लिए। अब चेंज इन जो बदलाव आ रहा है ना आपके वर्टिकल हाइट के अंदर कॉर्ड लेंथ के हिसाब से, ये उसको डिपिक्ट करता है। हमने अपना फ्री स्ट्रीम कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब हम आते हैं अपने वॉटेक्स कंट्रीब्यूशन की तरफ। देखो अब हम क्या करेंगे, हमने इस पूरी लाइन के ऊपर अपना वॉटेक्स शीट रखी हुई है। अब हमें देखिए हमने उस टाइम किया था, हमने सरफेस के किसी पॉइंट पे किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्टिव में अपना वो निकाला था पोटेंशियल। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक पॉइंट पी, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है उसी सरफे उसी बेसिकली कॉर्ड के ऊपर, जो कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। और हमारा जो बेसिकली हमने जो सेगमेंट उठाई है ना ऑब्जर्व करने के लिए, वो हमारी एक्स डैश के ऊपर है, मतलब एक्स डैश डिस्टेंस पर है। तो फिर उसके हिसाब से हमारा जो वेलोसिटी का जो फंक्शन बनेगा एज़ पर द सर्कुलेशन, वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर ये हमारी सर्कुलेशन है जो कि है हमारी गामा, क्योंकि वो हमारा फंक्शन है यहाँ पर एक्स का फंक्शन है डी एक्स ओवर टू पाई एक्स माइनस एक्स डैश। और ये हमारा वेलोसिटी का बनेगा। जब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें ओवरऑल वेलोसिटी मिल जाएगी जो हमारे वॉर्टेक्स के कारण होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो इक्वेशन बन गई जिसको अब हम ज़ीरो करने वाले, ये हमारी जो है सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है थिन एयरफॉयल थ्योरी की। इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें गामा निकालना है। हमारा मेन काम ये है गामा निकालना। गामा निकल गया, सर्कुलेशन निकल जाएगा। सर्कुलेशन एक बार निकल गया तो हम लिफ्ट निकाल पाएंगे। तो हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हमें गामा से ज़्यादा मतलब है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। हमें जो एक्स है ना, हम एक्स की जगह पे थीटा को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। कैसे करेंगे, मान लो ये हमारी जो है ऐसे कुछ कैम लाइन है, ठीक है, और ये हमारी उसकी कॉर्ड है। हमने क्या किया, हमने दोनों कॉर्ड पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया, एक सर्कल बना दिया उसके चारों तरफ, जिसका डायमीटर है हमारा सी और रेडियस है हमारा सी बाई टू। अब हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से अपने सर्कल को ऐसे मान लो आपने एक ऐसे लाइन बनाई जो हमारा रेडियस है और एंगल थीटा पर है। अब आप जैसे जैसे एंगल को थीटा को चेंज करते रहोगे ना, आप इस पूरे सर्कल के ऊपर घूम सकते हो। और आप किसी भी पॉइंट से ना अगर नीचे प्रोजेक्शन करोगे तो आपको डिस्टेंस पता चलेगा ओरिजिन से उस पॉइंट का कोड के ऊपर। तो हम ना ये हमारा डिस्टेंस जो था ये हमारा एक्स था, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये एक्स है। हम एक्स डिस्टेंस को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये तो पूरा है हमारा सी बाई टू, ठीक है, सी बाई टू। और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये छोटा सा। अगर आप इसको इधर को ऐसे लेके आओगे ना, इसका मतलब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा। ये होगा क्योंकि ये जो हमारा रेडियस है वो सी थीटा बाई टू था, सॉरी सी बाई टू था, तो हमारा सी बाई टू का ये क्या होगा, हमारा कॉस थीटा होगा। तो ये होगा सी बाई टू कॉस ऑफ थीटा। और हम इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब देखो सी बाई टू में से अगर आप इसको हटा दोगे तो आपको ये एक्स मिल जाएगा, एक्स डिस्टेंस मतलब जिस भी पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हो आपको एक्स मिल जाएगा। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है और फिर सी बाई टू कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका आएगा सी बाई टू ब्रैकेट में आएगा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। वह देखिए हम यहाँ पर भी यही चीज़ हो रखी है, हमारा ये आ गया रिजल्ट। ये हमारे यहाँ पर रिजल्ट आ गया। एक्स के लिए हम ये यूज़ करेंगे, एक्स डैश के लिए यूज़ करेंगे, और साथ में एंगल्स अलग हैं। एक्स के लिए हम लोग थीटा एंगल को मान के चलेंगे और एक्स डैश के लिए हम लोग थीटा डैश को मान के चलेंगे। ऑल राइट। अब यहाँ पर देखिए अगर हम एक्स जीरो कर देंगे थीटा जीरो हो जाएगा, एक्स को सी की यानी कि कॉर्ड लेंथ के बराबर कर देंगे तो हमारा थीटा भी पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी फंडामेंटल इक्वेशन कुछ ऐसे ऐसे आएगी। हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि हम ना अगर कोई भी आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी अगर फंक्शन जो है हम थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एंगल्स पर डाल सकते हैं। तो हम बेसिकली उस फंक्शन को फोरियर सीरीज़ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वही चीज़ करने वाले हैं कि हम ना गामा को फोरियर सीरीज़ से निकालेंगे। तो अब अगर हम फोरियर सीरीज़ का यूज़ करें तो हमारा गामा कुछ कुछ ऐसा होगा। हमारा गामा की इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी जहाँ पर जो हमारी ये ए नॉट और ए एन है, ये क्या है, हमारे फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। ओके। तो अब हम पता क्या करेंगे, हम इसी को उठा के ना जो हमने इससे पहले यहाँ पर ये इक्वेशन निकाली थी, यहाँ पर ये इक्वेशन निकाली थी, हम इसके अंदर ले जाके रख देंगे और हमारी फाइनल इक्वेशन कुछ कुछ ऐसी आएगी। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। इसके अंदर अगर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएं, या कि ये और ये, तो ये करने के बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करने के बाद हमें एक फोरियर सीरीज़ की इक्वेशन फॉर अ कैम्बर्ड स्लोप मिल जाएगी। और ये है कुछ जनरल फोरियर मतलब फोरियर सीरीज है कि मान लो अगर आपकी फोरियर सीरीज कुछ इस प्रकार है तो उसके कोफिशिएंट्स कुछ ऐसे होंगे जो कि हमें देखने को मिलेगा अब।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सिक्स्थ इक्वेशन जो निकली है ना, यहाँ से हम लोग अभी कोएफ़िशिएंट्स को यहाँ डिफ़ाइन करेंगे और उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। और जैसे हमें उनकी वैल्यूज़ एक बार मिल जाएगी, तो हमें यहाँ पर अपना जो है गामा मिल जाएगा। पर गामा मिल गया, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपना सर्कुलेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। और सर्कुलेशन एक बार हमें मिल गया, तो फिर हम लिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ से ना, अब आप क्या नोट करना, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो आपको जो आपका गामा की फाइनल इक्वेशन मिलेगी ना, फाइनल आंसर्स मिलेंगे। उसके अंदर अटैक एंगल ऑफ अटैक अल्फ़ा और हमारा जो कितना बेसिकली हमारा कैम्बर हो रखा है, डी वाई बाई डी एक्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि जो हमारा गामा है ना, वो एक फंक्शन है कैम्बर का एंड अटैक ऑफ एंगल का। और हमें क्योंकि सर्कुलेशन और गामा दोनों मिल चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग लिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और लिफ्ट कैलकुलेट करने के अलावा हम लोग यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, देखो ये है आपकी फाइनल इक्वेशन जो कि आपकी कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट के लिए आएगी। और जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक कैम्बर्ड फॉइल के लिए जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो कभी भी मतलब जनरली ज़ीरो नहीं होता है। और अगर वो ज़ीरो नहीं है और हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिकली अपनी इस लिफ्ट है ना, वो जो हमारा अटैक ऑफ एंगल है, उसका रिलेशन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी हद तक एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह लग रहा है। और अच्छा, हमने इसे प्रैक्टिकल अगर आप करेंगे ना, तो आपको दिखेगा भी काफ़ी हद तक एक स्ट्रेट लाइन को जो है फॉलो कर रहा है। पर थोड़े टाइम बाद ना आप देखो कि ऐसे चेंज कर जा रहा है, मतलब ये इसका रीज़न क्या है इस चेंज होने का, क्योंकि जब आपका फ्लो सेपरेशन ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पर ये हम देखते हैं कि इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा ना यहाँ पर थोड़ा हम प्रिडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपका जो बेसिकली सेपरेशन फ्लो सेपरेशन ज़्यादा नहीं है, तो आप बहुत आराम से इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा आपका एंगल ऑफ अटैक और कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट के बीच में रिलेशन रहने वाला है। और एक सिमेट्रिक फॉइल के लिए जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो ज़ीरो होता है। और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल सेम वही देखने को मिलता है, जो आपका कोफिशिएंट होता है ना, वो अभी भी एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन फॉलो कर रहा है, जो कि आप कह सकते हो वाई इक्वल टू एम एक्स के बराबर है, जहाँ पर अभी भी आपके पास एक कांस्टेंट स्लोप मौजूद है, यानी कि अभी भी ये स्ट्रेट लाइन को ही डिपिक्ट करेगा अगर सिमेट्रिक फॉइल है तो। पर वहीं पर अगर मोमेंटम निकालने बैठे, तो हमें फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसी लिफ्ट का, जो एक वैसे ही बहुत मुश्किल सा मतलब काफ़ी बड़ी सी आपका फंक्शन होगा, उसके अंदर आप एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स हो जाएगी। अगर आप कर सकते हो आप कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम वैसे ही निकले जैसे आप मतलब आप निकाले हैं ना पहले, बिल्कुल सेम वैसे निकलेगा, बस थोड़ा सा मैथ्स और लगेगा। तो यहाँ से हम लोग ना कुछ कंक्लूजन करते हैं। देखिए फॉर सिमेट्रिक फॉइल, एक सिमेट्रिक फॉइल के जो हमारा क्वार्टर कॉर्ड होता है ना, उसके ऊपर हमारा जो मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है। पर वहीं पर अगर हम कैम्बर की बात करें ना, कैम्बर्ड फॉइल की बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो क्वार्टर कॉर्ड होता है, वो ज़ीरो नहीं होता है। पर हमें देखने को क्या मिलेगा यहाँ पर, कि चाहे कुछ भी हो, ये दोनों चीज़ें एंगल ऑफ अटैक पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों है हमारे एरोडायनेमिक सेंटर हैं। ये जो है हमारे एरोडायनेमिक सेंटर है, क्योंकि ये एंगल ऑफ अटैक के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। पर ये कि ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो होने का नहीं है सेंटर ऑफ प्रेशर भी, क्योंकि इसके ऊपर मोमेंटम है ही नहीं। पर यहाँ पर हमारा मोमेंट तो है, और मोमेंट अगर है तो यह ज़ीरो है नहीं। इसके कारण हम इसे सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं बोल सकते हैं। सो ना प्रैक्टिकल नोट, हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें काम करता है बेसिकली, यूज़ आता है कि जहाँ पर हमें ना बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को निकालना हो, प्रिडिक्ट करना हो कि किस टाइप का फॉयल हमारे लिए काम करेगा। तो मतलब बेसिकली ये डेवलप करता है प्रिडिक्टिव मॉडल्स को, यानी कि हम इससे बनाते हैं प्रिडिक्शन किसी भी मॉडल की, कि ये कैसा काम करेंगे और कैसा नहीं करेंगे। इसके अलावा ये सीएफडी के अंदर ही होता है, क्योंकि बहुत सिंपली हमें चीज़ों को दे देता है लाके, और ये काफ़ी मतलब सिमिलर रिजल्ट्स देता है जैसे कि हमें चाहिए होते हैं रियल लाइफ में। मतलब अगर आप पूरी कैलकुलेशन करके निकालोगे ना, बिल्कुल वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा जैसा इससे मिलेगा, वो भी कम कैलकुलेशन के साथ। तो इसको फॉलो किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस का रियल लाइफ केस बना के हमें दे देता है। तो एक रिकैप ले लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की कि हमने लास्ट टाइम बात की थी पैरामीटर्स की, फिर हम उस पे गए कि हमने लास्ट टाइम कहाँ पे जाके फंस गए थे। फिर हमने आज उसी को डेवलप करने की एक थ्योरी के बारे में पता किया, जो कि हमारी थिन एयरफॉयल थ्योरी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन किया कि हम कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। फिर हम लोग गए, जैसे हमने क्या किया कि हमने कुछ अजम्पशंस लिए, जो कि हमारे थिन एयरफॉयल थ्योरी के अंदर यूज़ होने वाले हैं। फिर हमने उन अजम्पशंस का यूज़ करके, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था ना, बाउंड्री कंडीशन बनाई थी, सेम वही बाउंड्री कंडीशन बनाई, फ्री स्ट्रीम कंट्रीब्यूशन निकाला, वोर्टेक्स कंट्रीब्यूशन निकाला, सारे कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद उनको ऐड किया, एक फंडामेंटल इक्वेशन डेवलप करी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसको ताकि हमारे थोड़ा सा इजी रहे और हम किसी भी केस के ऊपर बात कर पाए, हमने उन सब उसमें जहाँ भी एक्स था ना, हमने उसको एक थीटा के ऊपर मतलब उसको ट्रांसफॉर्म किया। फिर ट्रांसफॉर्म करने के बाद में हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई भी फंक्शन थीटा में हम लोग रख रख सकते हैं ना, तो हम उसको फोरियर सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं।
फिर हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ के कुछ रिजल्ट्स का यूज़ किया। उसका यूज़ करने के बाद हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, कुछ इंटीग्रेशन किया, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, जिससे हमें फोरियर सीरीज़ की एक बेसिकली इक्वेशन मिल गई, किसके लिए, कैम्बर स्लोप के लिए। और फिर हमने उसके भी कुछ रिजल्ट्स का यूज़ किया, जिससे हमें ओवरऑल हमारे गामा के लिए एक फाइनल इक्वेशन मिल गई। और एक बार गामा मिल गया तो हम सर्कुलेशन के लिए फाइनल इक्वेशन निकाल पाए, सर्कुलेशन के लिए निकल गई तो हम लोग लिफ्ट के लिए फाइनल इक्वेशन निकाल पाए। और हमने कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट भी ऐसे ही निकाला। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की कि कैसे एक हम इससे मतलब कितना प्रैक्टिकली एक रियल लाइफ सिनेरियो को डिपिक्ट कर पाए, मतलब उसको प्रिडिक्ट कर पाए। फिर एक बार जब सारे हमने फंक्शंस निकाल लिए तो हमने यहाँ पर देखा कि यार कैसे हम मतलब एक रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर हमारा जो अपना एंगल ऑफ अटैक के ऊपर जो डिपेंडेंस है ना कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट का, वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। और वही चीज़ हमने यहाँ पर भी निकाल दी। और हमने देखा कि यार प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा हमें ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर थोड़ा सा एक डिविएशन देखने को मिलता है। फिर हमने उस डेविएशन का सेंस समझने की कोशिश की, तो हमें समझ आया कि ये तो हमारा फ्लो सेपरेशन के कारण हो रहा है। जब भी मतलब फ्लो सेपरेशन ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इससे हमें समझ आया कि कैसे हम बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस को अवॉइड करके एक थोड़ा सिंपलर तरीके से कुछ असम्पशंस के साथ एक रियल लाइफ सिनेरियो को डिपिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग गए कॉन्क्लूजन की तरफ। कॉन्क्लूजन में हम लोगों ने बेसिकली कंपेयर किया एक सिमेट्रिक फॉयल और एक कैम्बर्ड फॉयल को। उस पे हम लोगों ने बात की कि कैसे हमारा जो क्वार्टर कॉर्ड है वो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर एरोडायनामिक सेंटर है सिमेट्रिक के लिए, पर वहीं पर कैम्बर्ड के लिए सिर्फ एक एरोडायनामिक सेंटर है, क्योंकि ये यहाँ पर ना जो हमारा मोमेंट है वो हमारे एंगल ऑफ अटैक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर हमने एक प्रैक्टिकल नोट की बात की कैसे हम लोग इसे रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, क्योंकि कम कैलकुलेशन है तो हम इसे सीएफडीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। इसके अलावा जब हमें बेसिकली नॉर्मल कॉन्सेप्ट बनाना होता है, डिज़ाइन बनाना होता है कि क्या हमारे लिए कौन सा मॉडल किस सिनेरियो पे काम करेगा, तो हम उसके अंदर भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। और पूरा एक परफॉर्मेंस मेजर हमें निकालना हो तो भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। वेल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।